हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट ऑन इंजीनियर्स। तो प्यारे बच्चों, आप लोग आ गए हैं, क्लास को प्रारंभ किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि रात के 9 बजे मैं आपके लिए लेकर के आता हूं फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लासेस। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास में क्लास नंबर 5 5th क्लास पढ़ेंगे। एक बार सब लोग जुड़ गए हो तो हाय हेलो करके बता दें ताकि क्लैरिटी आ जाए। ठीक है ना। मेरी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना। कीर्ति, हेलो हेलो कीर्ति, कैसे हैं आप। सब लोग, बाकी सब लोग भी एक बार हाय हेलो कर दें तो बता दें कि मेरी आवाज और मेरा वीडियो दोनों एकदम क्लियर आ रहा है। तो मैं फिर बातचीत को प्रारंभ करता हूं। आज हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज का चैप्टर नंबर क्लास नंबर 5th पढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे हैं ना। हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गौरव, गुड इवनिंग कीर्ति, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए कीर्ति, शायद आपकी पहली क्लास है ना। प्रिया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए क्लास हम लोग प्रारंभ करा जाए। आप लोग जो क्लासेस जिनकी लाइव छूट गई हों वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेते हैं ना। रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देख लिया करिए, मुझे लगता है फीलिंग आ जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत अगर होती है तो आप बता सकते हैं, तो हम लोग उसका भी कुछ निवारण करेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोग वेरियस प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने मास डेंसिटी पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने? मास डेंसिटी पढ़ रखा है। मास डेंसिटी के बाद हम लोगों ने स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ा। स्पेसिफिक वॉल्यूम के बाद हमने वेट डेंसिटी पढ़ा। यही 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हम लोगों ने, कि और कुछ पढ़ा है भाई? और वेट डेंसिटी को आप लोग स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं। आज हम चौथी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, बताइए। और चौथी प्रॉपर्टी के रूप में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का एक नाम और होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही नाम रिलेटिव डेंसिटी है। असल में उसका नाम नहीं है, वो दो अलग अलग चीजें हैं, नितांत अलग अलग चीजें हैं। क्या उनमें अलगपन है, उनको जानने का हम प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है, उसके बाद जानेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। बहुत सारे फैकल्टीज, बहुत सारे टीचर्स ऐसा पढ़ा देते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही चीज होती है। मैं भी आपको क्लास के आखिरी में ये बोल दूंगा कि दोनों को एक ही मान लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल लगाते समय ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो दोनों को एक ही मान लेना। सवाल में कहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हो लेकिन दिया रिलेटिव डेंसिटी हो, सवाल में कहीं रिलेटिव डेंसिटी दिया हो लेकिन लिखा स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप दोनों को एक ही मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोनों को एक मानते समय आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि रिलेटिव डेंसिटी अलग चीज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग चीज है, और बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर दोनों को एक मानना है मान लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस बात को जाना ही ना जाए कि दोनों में फर्क क्या है। फर्क को जान लें ताकि हमें आइडिया तो रहे, हमें नॉलेज तो रहे, हमें ज्ञान तो रहे कि आखिर दोनों में अंतर है क्या। मेरी बात से आप लोग सहमत हैं या नहीं? तो आइए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। क्या है रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव शब्द कहीं पर भी आता है
रिलेटिव शब्द का मतलब ही है कंपैरिजन। रिलेटिव शब्द का मतलब ही है कंपैरिजन, तुलना। रिश्तेदार जो होते हैं, रिलेटिव्स जो होते हैं, वो कंपैरिजन करने ही तो आते हैं घर में। जहां घर में आए नहीं तहां बताए कि अभी तुम तैयारी कर रहे हो जेई की, अरे फलनवा के लड़के का जेई में हो गया, तुम्हारे कॉलेज से पढ़ा था। तो इनका काम ही है कंपैरिजन करना। तो रिलेटिव का मतलब ही है कंपैरिजन, तुलना। कैसी तुलना करना है यहां पर? डेंसिटी की तुलना करनी है। किसकी तुलना करनी है? डेंसिटी। तो अगर हम रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करें तो हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन वन फ्लूइड इज कंपेयर्ड, व्हेन, या और स्पष्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि व्हेन द डेंसिटी ऑफ वन फ्लूइड, when the density of one fluid is compared with the density of another fluid, it is known as, it is called relative density। आगे से रिलेटिव डेंसिटी को मैं आरडी लिखूंगा, आरडी। क्या लिखूंगा मैं? आरडी। हेलो शिवांगी, हेलो। कहा जा रहा है बच्चों, ध्यान से समझो कि व्हेन द डेंसिटी ऑफ वन फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ वन फ्लूइड इज कंपेयर्ड विद, इस शब्द को बहुत ध्यान से देखना, इज कंपेयर्ड विद डेंसिटी ऑफ अनदर फ्लूइड। जब एक फ्लूइड की डेंसिटी को हम दूसरे फ्लूइड की डेंसिटी के साथ कंपेयर करें, तुलना करें, तो जो फिजिकल क्वांटिटी हमें प्राप्त होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है, उसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। इसको और अच्छे शब्दों में हम डिफाइन करना चाहें, तुलना करना चाहें, तुलना हम कैसे करेंगे? किसी चीज की हम तुलना कैसे करते हैं? तुलना हम करते हैं डिवाइड करके। तुलना हम कैसे करेंगे? डिवाइड करके। तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ वन फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ अनदर फ्लूइड। ऐसे तो तुलना करेंगे ना भाई, एक फ्लूइड की डेंसिटी बटे दूसरे फ्लूइड की डेंसिटी। तो इसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिलेटिव डेंसिटी को, रिलेटिव डेंसिटी को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द रेशियो, it is the ratio of one fluid, it is the ratio of the density of one fluid over another fluid, या ओवर की जगह टू द लिख दो, टू द अनदर फ्लूइड। भाई तुलना करनी है, कंपेयर करना है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव माने कंपैरिजन, रिलेटिव माने कंपैरिजन। व्हेन द डेंसिटी ऑफ वन फ्लूइड इज कंपेयर्ड, जब किसी एक फ्लूइड की डेंसिटी को कंपेयर किया जाए विद द डेंसिटी ऑफ अनदर फ्लूइड, दूसरे फ्लूइड की डेंसिटी के साथ, तो उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। और तुलना करने का तरीका क्या हो सकता है? तुलना करने का तरीका हो सकता है कि आप उसको डिवाइड कर दें, डेंसिटी ऑफ वन फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ अनदर फ्लूइड। इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ वन फ्लूइड टू द अनदर फ्लूइड। ठीक है ना? यानी आप कैसे लिख सकते हैं और सिंपल तरीके से? आरडी बराबर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वन
बटे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 2। आप कहेंगे सर आप छोटी सी बात पे इतना डिटेलिंग कर रहे हैं, छोटी सी बात को इतना डिटेल कर रहे हैं। बेटा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सिंपल थिंग्स आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड। तो छोटी सी बात होती है ना, बच्चे उसी में फंसते हैं। तो हमेशा हम छोटी छोटी बातों को स्क्रैच लेवल से चलेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ले जाएंगे आपको टॉप लेवल तक। बात समझ में आ रहा है ना? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1 बटे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 2। अब आइए हम कुछ एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। जैसे हम अगर आपसे कहें कि रिलेटिव डेंसिटी निकालिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पेट्रोल। अगर हम आपसे कहें कि रिलेटिव डेंसिटी निकालिए किसका? पेट्रोल का। तो आप रिलेटिव डेंसिटी जानते हैं ना कि दो चीजों का रेशियो होता है। तो आप कहेंगे सर हम रिलेटिव डेंसिटी तो निकाल लेंगे पेट्रोल का, लेकिन किसके बेसिस पे निकालें, किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालें? तो हमने कहा चलो आप निकालो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पेट्रोल विद रिस्पेक्ट टू डीजल। तो आप क्या रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। रो ऑफ पेट्रोल अपॉन रो ऑफ डीजल। ये देखिए आपकी रिलेटिव डेंसिटी निकल गई। अगर हम आपसे कहें कि आप निकालो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पेट्रोल विद रिस्पेक्ट टू मरकरी, तो क्या आप निकाल सकते हो? बताओ बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी क्या आ जाएगा? रो ऑफ पेट्रोल बटे रो ऑफ मरकरी। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत किसी को आ रही होगी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ही है एक फ्लूइड की डेंसिटी बटे दूसरे फ्लूइड की डेंसिटी। तो भाई जब आप डिफाइन करेंगे तो दो फ्लूइड आपको दिखने चाहिए ना। देखो यहां पहला फ्लूइड पेट्रोल दिख रहा है, दूसरा डीजल दिख रहा है। यहाँ पहला पेट्रोल दिख रहा है, दूसरा मरकरी दिख रहा है। जब तक आपके पास दो फ्लूइड नहीं होंगे तब तक आप रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। मेरी बात पकड़ पा रहे हैं आप? अगर मैं स्क्रीन से हट जाऊं, एक बार देख लीजिए आप लोग क्या लिखा है मैंने, एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी एक फ्लूइड की डेंसिटी बटे किसी दूसरे फ्लूइड की डेंसिटी को हम रिलेटिव डेंसिटी कह सकते हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर देखो मैं एक देख रहा हूं कि आप एक चालाकी कर रहे हैं कि यहां पर आपने लिक्विड लिया पेट्रोल, तो आपने डीजल भी लिक्विड ही लिया। अगर हम लिक्विड ना ले तो, अगर हम लिक्विड ना ले तो, हमने कहा तो क्या हो जाएगा? उसने कहा देखिए सर अगर हम लिख दें डेंसिटी ऑफ एयर और डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो क्या इसे हम रिलेटिव डेंसिटी नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम इसे रिलेटिव डेंसिटी नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मरकरी। डेप्थ में ले जा रहा हूं आपको। देवेंद्र जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, खुश रहें भैया, ध्यान समझे बात को। रिलेटिव डेंसिटी में कोई शर्त नहीं है बेटा कि किससे किसको डिफाइन कर रहे हैं आप, किससे किसको डिवाइड कर रहे हैं। लिक्विड को लिक्विड से डिवाइड कर दीजिए, गैस को गैस से कर दीजिए, लिक्विड को गैस से कर दीजिए, गैस को लिक्विड से कर दीजिए। देयर इज नो इशू, देयर इज नो समस्या, कोई समस्या की बात नहीं है। अगर आपसे कोई कहे अगर डेंसिटी ऑफ मरकरी ले लें बटे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कर दें, तो क्या ये रिलेटिव डेंसिटी नहीं है? बिल्कुल रिलेटिव डेंसिटी है। ये क्या है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ये सब रिलेटिव डेंसिटी है बच्चों, सब। दीज ऑल आर रिलेटिव डेंसिटीज। और इसी को लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी समझ लेते हैं और यहीं पे भूल होती है। ये सब रिलेटिव डेंसिटी तो है, लेकिन ये स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं है। एक बार आप मुझे सब लोग थम्स अप करके बताएं, कीर्ति, गौरव, प्रिया, शिवांगी, देवेन, पंकज नहीं आए क्या आज? एक बार मुझे थम्स अप करके बताएं आप लोग कि रिलेटिव डेंसिटी समझ में आया कि नहीं। रिलेटिव डेंसिटी में कोई शर्त वर्त नहीं लगा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गैस को लिक्विड से डिवाइड करो, लिक्विड को लिक्विड से करो, गैस को गैस से करो, लिक्विड को गैस से करो, गैस से लिक्विड से करो, कोई समस्या नहीं है।
बस खाली एक डेंसिटी को दूसरे डेंसिटी से डिवाइड करोगे, ये बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलिए, तो आई थिंक रिलेटिव डेंसिटी आप सब लोग समझ गए। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी में एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि देखिए यहां भी डेंसिटी है, ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, चाहे वो गैस की हो, चाहे वो फ्लूइड की हो, किसी लिक्विड की हो, किसी गैस की हो, लेकिन है तो वो डेंसिटी है ना। यानी कहने का अर्थ है कि यहां पे कोई भी हम रिलेटिव डेंसिटी देखेंगे, कोई भी हम रिलेटिव डेंसिटी देखेंगे, कोई भी हम रिलेटिव डेंसिटी देखेंगे, रो फ्लूइड 1 अपॉन रो फ्लूइड 2 आएगा। यानी अगर हम इसके यूनिट पे विचार करें तो देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगी, और ये भी तो डेंसिटी ही, तो इसकी भी केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगी। तो देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे ना। अगर ये आपस में कट जाएंगे तो आप क्या कह सकते हो कि रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस। ना तो इसकी कोई यूनिट होगी और ना तो इसका कोई डायमेंशन होगा। इट इज यूनिटलेस एंड इट इज डायमेंशनलेस। पहले रिलेटिव डेंसिटी को ना अच्छे से समझ लेते हैं। जब रिलेटिव डेंसिटी समझ में आ जाएगा तो उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी को समझ लेते हैं। जब ये समझ में आ गया तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी पे आते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब आइए आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। अब ध्यान से समझो बेटा, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो बहुत सारे टीचर तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी को एक ही समझा देते हैं, दोनों अलग अलग हैं। किस मायने में अलग हैं? आपने देखा कि रिलेटिव डेंसिटी में कंपैरिजन करते समय, आपने देखा कि रिलेटिव डेंसिटी में कंपैरिजन करते समय हम किसी मानक, किसी स्टैंडर्ड को नहीं ले रहे हैं ना, जिसको जहां मन चाहा उससे डिवाइड कर दिया। कोई स्टैंडर्ड चूज किया क्या हमने कि इसको इसी से डिवाइड करेंगे? नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं चूज किया। स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करते समय, स्पेसिफिक ग्रेविटी को परिभाषित करते समय हम स्टैंडर्ड चूज करते हैं। यानी कंपैरिजन यहां भी होगा, बट द कंपैरिजन इज डन विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड फ्लूइड। जैसे रिलेटिव डेंसिटी में कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक वैसा ही कंपैरिजन स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी करेंगे, लेकिन कंपैरिजन जो करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड फ्लूइड करेंगे। बात समझ में आया ना? तो क्या लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे in case of calculating specific gravity, the comparison is done with respect to the standard fluid. कंपैरिजन वहां भी कर रहे थे बच्चों, कंपैरिजन यहां भी करेंगे, लेकिन वहां और यहां में अंतर यह है कि वहां किसी को भी लेकर के कंपेयर कर रहे थे, यहां स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ कंपेयर करेंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि गुरुजी ये बताइए कि स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन कौन से लेने हैं। तो ये जान लीजिए कि स्टैंडर्ड फ्लूइड लिक्विड के लिए अलग लेना है और गैस के लिए अलग लेना है। आइए देखते हैं लिक्विड और गैस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन से लेने हैं। ऐसे किसी भी फ्लूइड से कंपैरिजन नहीं कर देंगे, बल्कि कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, लिक्विड को अलग से करेंगे कंपैरिजन और गैस को अलग से करेंगे। लिक्विड का फ्लूइड अलग होगा और गैस का अलग होगा। लिक्विड के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। लिक्विड
को जब कंपेयर करना होगा, लिक्विड का जब स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना होगा, तो ऐसी बात नहीं है कि किसी को भी उठा के कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे यहां भी, लेकिन यहां किसके साथ करेंगे? वाटर के साथ। और जब गैसेस को कंपेयर करना होगा, जब गैसेस को कंपेयर करना होगा, तो यहां पे जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा, यहां पे जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो होगा एयर। वो क्या होगा? एयर। ध्यान से देख लीजिए, एक बार बोर्ड को ध्यान से देखिए। स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा लेंगे, इस बात को ध्यान से देख लीजिए कि लिक्विड को हम कैसे करेंगे और गैसेस को कैसे करेंगे। देख लिया आप लोगों ने? लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर लेंगे और गैसेस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर लेंगे। कंपैरिजन यहां भी करेंगे बच्चों, लेकिन यहां फिक्स है, किसी को उठा करके किसी से कंपेयर नहीं कर देंगे। जैसे आपने देखा था ना कि हमने यहां पर आपने देखा था, हमने यहां पर उसी पेट्रोल का रिलेटिव डेंसिटी को एक बार डीजल से कंपेयर किया और उसी पेट्रोल का रिलेटिव डेंसिटी हमने एक बार मरकरी से कर दिया। इसी पेट्रोल के रिलेटिव डेंसिटी को आप एयर से भी कंपेयर कर सकते थे, इसी पेट्रोल के रिलेटिव डेंसिटी को आप वाटर से भी कर सकते थे, इसी पेट्रोल के रिलेटिव डेंसिटी को आप हाइड्रोजन से भी कर सकते थे। आपकी जो इच्छा हो रिलेटिव डेंसिटी निकालते समय वो कंपैरिजन आप कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधा आपको कहां नहीं मिलेगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी के समय पे नहीं मिलेगी। वहां पे कंपैरिजन जो भी होगा वो फिक्स है, वो हमेशा स्टैंडर्ड फ्लूइड के अनुसार होगा, आपके अनुसार नहीं होगा। और स्टैंडर्ड फ्लूइड लिक्विड में वाटर लेंगे हमेशा आपको, और गैसेस में क्या लेंगे? एयर। गैसेस में स्टैंडर्ड फ्लूइड के रूप में, गैसेस में स्टैंडर्ड फ्लूइड के रूप में एयर के साथ साथ कभी कभी हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि गैसेस में एयर के अलावा और कोई गैस इस्तेमाल कर सकते हैं क्या स्टैंडर्ड फ्लूइड के लिए, तो आप कहोगे हाइड्रोजन। अब प्रश्न ये उठता है कि सर हाइड्रोजन ही क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भी एक बहुत ही लाइटर गैस है, हल्की गैस है, इसलिए कोई भी गैस नहीं ले सकते। यहां ये सुविधा नहीं है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते समय, कोई भी गैस नहीं ले सकते। कौन सा लेंगे? या तो एयर या तो हाइड्रोजन। बात समझ में आया? एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को मैं और समझाता हूं। अगर हम आपसे कहें अब कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालिए, किसका निकालिए? ऑफ पेट्रोल, तो आप निकाल सकते हैं। या आप एक जनरल फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, एक जनरल फॉर्मूला पहले लिख लीजिए कि अगर हम आपसे कहें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको कहना चाहिए कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। फ्लूइड की डेंसिटी बटे स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। जबकि रिलेटिव डेंसिटी में स्टैंडर्ड फ्लूइड जैसी कोई बात नहीं थी, जिसको भी चाहा उसको कर लिया। हाँ, लिथियम भी लाइटर है, बट हम वी चूज ओनली हाइड्रोजन, ठीक है ना। देयर आर वेरियस गैसेस विच आर लाइटर, बट एक ही क्वालिटी पर, सिर्फ किसी की एक ही क्वालिटी पर उसे हम किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते ना। So hydrogen is the secondary option for standard fluid in case of gases. The first option is always air. Okay, प्रिया? चलिए, तो ये डेंसिटी क्या हो गया आपका? ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप निकालिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल, तो आप क्या बताओगे? कैसे निकालोगे? आप बताओगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल कैसे निकलेगा? क्यों? देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन प्रिया। एक्चुअली क्या है ना कि जब हम किसी चीज को स्टैंडर्ड बनाते हैं तो उसकी सिर्फ एक खूबी के कारण स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे,
देयर आर मल्टीपल चीजें जिसके कारण उसको हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम अगर कहें कि आपने वाटर को ही क्यों स्टैंडर्ड फ्लूइड लिया, बहुत सारे और भी तो लिक्विड्स है ना, तो केवल एक कारण नहीं है, वेरियस रीजंस के कारण उन्हें स्टैंडर्ड फ्लूइड के रूप में लिया गया। ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा, रो ऑफ पेट्रोल अपॉन रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और चूंकि पेट्रोल लिक्विड है, चूंकि पेट्रोल लिक्विड है, तो रो ऑफ पेट्रोल अपॉन रो ऑफ वाटर, ये होगा इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये समझ पा रहे हैं आप कि नहीं, बोलो बेटा। यानी कहने का अर्थ है कि अगर मैं यहां पे लिख दूं रो ऑफ पेट्रोल बटे रो ऑफ डीजल, और मैं यहां पे लिख दूं रो ऑफ पेट्रोल बटे रो ऑफ वाटर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर है बच्चों, आप बता सकते हैं मुझे। अंतर यह है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम रिलेटिव डेंसिटी तो बोल सकते हैं, इसको हम रिलेटिव डेंसिटी तो बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बोल सकते। अंतर समझ में आ रहा है, फर्क समझ में आ रहा है, थम्स अप करके बताइएगा। इसको हम रिलेटिव डेंसिटी तो बोल सकते हैं, इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम इस पर विचार करें तो इसको तो हम रिलेटिव डेंसिटी तो बोल ही सकते हैं। दिस कैन बी said as relative density but not a specific gravity। इसको हम रिलेटिव डेंसिटी तो कह सकते हैं, लेकिन इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं कह सकते, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी कहने के लिए पेट्रोल को हमें स्टैंडर्ड फ्लूइड से ही डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बारे में क्या विचार है आपके, रो पेट्रोल अपॉन रो वाटर, क्या ये रिलेटिव डेंसिटी है? बिल्कुल है। रिलेटिव डेंसिटी में तो कोई शर्त ही नहीं है, किसी एक फ्लूइड को पकड़ो, किसी दूसरे से डिवाइड कर लो, तो ये रिलेटिव डेंसिटी भी है। क्या ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है? हाँ जी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फ्लूइड से डिवाइड किया गया है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी भी है और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है। रिलेटिव डेंसिटी तो है ही है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है, तो इसको क्या कह सकते हैं आप कि दिस कैन बी सेड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन क्या इसको हम रिलेटिव डेंसिटी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी सेड एज रिलेटिव डेंसिटी। आपने कहा सर एक बात समझ में आई कि जितने भी स्पेसिफिक ग्रेविटी हैं वो रिलेटिव डेंसिटी तो है ही है, जितने भी स्पेसिफिक ग्रेविटी हैं वो रिलेटिव डेंसिटी तो है ही है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का सीधा सीधा मतलब है कि एक डेंसिटी बटे दूसरे डेंसिटी। बहुत बढ़िया, गौरव ने लिखा है ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी एज वेल एज रिलेटिव डेंसिटी। जितने स्पेसिफिक ग्रेविटी हैं वो रिलेटिव डेंसिटी तो है ही है, लेकिन जितने स्पेसिफिक ग्रेविटी हैं वो रिलेटिव डेंसिटी तो है ही है, लेकिन जितने रिलेटिव डेंसिटी हैं वो क्या सब स्पेसिफिक ग्रेविटी हैं? नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। आप क्या लिख सकते हो यहां से, आप लिख सकते हो कि ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटीज आर रिलेटिव डेंसिटी। जितने भी स्पेसिफिक ग्रेविटी हैं वो सबके सब रिलेटिव डेंसिटी हैं, बट all relative densities are not specific gravity। सारे के सारे रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रिलेटिव डेंसिटी हैं जिन्हें आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हो। ये वो वाले रिलेटिव डेंसिटी हैं जहां पर कंपैरिजन आपने स्टैंडर्ड फ्लूइड के अकॉर्डिंग कर दिया।
बात समझ में आ रहा है ना? बट आप कह सकते हो कि ओनली दोज रिलेटिव डेंसिटी कैन बी said as specific gravity in which comparison is done with respect to standard fluid। जहां स्टैंडर्ड फ्लूइड से कंपैरिजन किया गया, ऐसा कोई रिलेटिव डेंसिटी आपने निकाला जहां कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं? स्टैंडर्ड फ्लूइड से। हाँ, तो उसको आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं। ये सेंटेंस पूरा समझ में आया कि नहीं? सेंटेंस को ध्यान से देखिए। मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं, आप सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिए और मुझे बताइए सेंटेंस समझ में आया कि नहीं। पूरा सेंटेंस आपके दिमाग में बैठना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो भी पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, लेकिन पूरा सेंटेंस आपके दिमाग में आना चाहिए। if you have any doubt you can ask it in your comment box। कहा यह जा रहा है कि भाई ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी, जितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो रिलेटिव डेंसिटी तो है ही है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि ऑल रिलेटिव डेंसिटी, जितनी रिलेटिव डेंसिटी है, आर नॉट स्पेसिफिक ग्रेविटी। सारी रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं है। कुछ ऐसी रिलेटिव डेंसिटी हैं जिनको आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं। ये कौन सी वाली हैं? ये वो वाली हैं जहां पर कंपैरिजन किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड से किया गया है। जैसे मैं उदाहरण ले लूं अगर आपको, कि अगर मैं आपसे कहूं कि पेट्रोल है, अब रो पेट्रोल बटे रो डीजल अगर आपने किया है, रो पेट्रोल बटे रो डीजल किया है आपने, तो ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं हो सकता, केवल रिलेटिव डेंसिटी हो सकता है। एक ऐसा लड़का है जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम ही नहीं है, जिसको सिर्फ रिलेटिव डेंसिटी मालूम है, और वो कह रहा है कि सर हम पेट्रोल को कंपेयर करेंगे वाटर से। बिल्कुल कर सकता है, उसको मालूम ही नहीं है। ये ऐसा लड़का है जिसको मालूम ही नहीं है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, तो वो तो यही कहेगा ना कि हमने रिलेटिव डेंसिटी निकाला है। लेकिन हम उसको बताएंगे कि तुमको मालूम नहीं है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तुम्हारे हिसाब से तो ये रिलेटिव डेंसिटी भी है, एक फ्लूइड बटे दूसरा फ्लूइड, लेकिन बेटा ये वो रिलेटिव डेंसिटी है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बन गया, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक विशेष प्रकार का रिलेटिव डेंसिटी ही तो है। बोलो भाई, बात समझ में आ रहा है? सबको बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक चीज डिटेल कर रहा हूं मैं, छोटा सा टॉपिक है। लोग ये पढ़ा के छोड़ देते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही होता है, बात खत्म, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। यहां एक एक चीज स्क्रैच लेवल पे ले जा रहा हूं ताकि आप हर चीज समझें, बिकॉज सिंपल थिंग्स आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड माय डियर स्टूडेंट्स। छोटी छोटी चीजों में ही फंसेंगे आप, बड़ी चीज निकल जाएगी, देख लेना। तो ये रिलेटिव डेंसिटी भी है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अब यहां पर हम अगर किसी गैस का निकालें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या करेंगे? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ CO2 कर दें। लेकिन अगर हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एयर कर, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा बच्चों? बहुत सिंपल सा सवाल है। डिफरेंस ये आएगा कि ये ओनली रिलेटिव डेंसिटी हो सकता है, और ये आपका क्या है? रिलेटिव डेंसिटी भी हो सकता है, एज वेल एज ये स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हो सकता है। समझ में आया ना? और एक क्लैरिटी आपको और मिल गया कि है तो ये भी डिवीजन ही दो डेंसिटी का, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यूनिट लेस होगा और डायमेंशन लेस होगा, जैसा कि रिलेटिव डेंसिटी हुआ था। तो आप क्या लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस।
ये भी क्या है, यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिस प्रकार, समझ में आ रहा है ना बच्चों सारी बातें। अब जेई के कुछ सवाल लगाए जाए, जेई एग्जाम में कुछ सवाल लगाए जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहें कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल, कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल गिवन डेंसिटी ऑफ पेट्रोल इज 700 kg पर मीटर क्यूब, तो क्या इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ पेट्रोल बटे डेंसिटी ऑफ वाटर 700 बटे 1000, ये कट गया दोनों से 0.7। आंसर आ गया ना भाई। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जेई में, ये भी बच्चे गलती करके चले आते हैं। गलती नहीं करना है, सीखना है हमें। अच्छा हम आपसे पूछें, अगर कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, क्या निकालिए? वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालिए, जरा बताइए। आप लोग आंसर दीजिए कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। वाटर चूंकि एक लिक्विड है तो डेंसिटी ऑफ वाटर करोगे बटे डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड करोगे। आप जानते हो कि लिक्विड का स्टैंडर्ड फ्लूइड भी क्या होता है, वाटर ही होता है। तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 और स्टैंडर्ड फ्लूइड लिक्विड का वाटर ही होगा, तो उसकी डेंसिटी होगी 1000, कट जाएगा, आंसर आएगा 1। बोलो यार, सिंपल है कि नहीं? अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, निकाल लोगे? हाँ सर, कौन सी बड़ी बात है, क्या निकालोगे? डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और चूंकि मरकरी लिक्विड है तो इसका जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो वाटर होगा। 13600 डेंसिटी होती है, 1000 से डिवाइड कर दोगे, 20 से 20 कट जाएगा, 13.6 आ जाएगा। छोटी छोटी चीजें जरूर जानिए बच्चों। सारी बातें आपको समझ में आ गई? एक बार आप देख लीजिए बोर्ड पे, एक बार जो चीजें लिखी हैं बोर्ड पे देख लीजिए आराम से, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। बढ़िया से नोट कर लीजिए। मजा आ रहा है ना भैया? आराम आराम से पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स उस लेवल पे ले जाऊंगा कि आप मेरा कोर्स पढ़ के जेई के सारे एग्जाम, एई के सारे एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअल लेवल से ले जाऊंगा, कूद कूद के नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ना है बस। मेरे से पढ़ा स्टूडेंट फ्लूइड दोबारा कभी नहीं पढ़ सकता, और अगर दोबारा वो पढ़ रहा है किसी टीचर से तो मेरा फेल्योर है, फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। आपने अगर ढंग से एक बार पढ़ लिया किसी टीचर से, मैं अपनी बड़ाई में नहीं कह रहा हूं ये बात, किसी भी टीचर से अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और दोबारा आपको पढ़ना पड़ रहा है, इसका मतलब आपकी गलती नहीं है, टीचर की गलती है। मुझे तो बहुत कम आता है, पृथ्वी का कोई छोर नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, मैं तो बिंदु मात्र केवल सीख पाया हूं, समंदर बहुत बड़ा है। जब रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आज आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान का समंदर, मां सरस्वती का समंदर बहुत बड़ा है, मैं तो कुछ एक बूंद पानी निकाल पाया। तो जब रविन्द्रनाथ ठाकुर ये बात कह सकते हैं तो हम लोग तो कुछ एक बूंद पानी भी नहीं निकाल पाए हैं। मैं अपनी बड़ाई में, अपनी तारीफ में या पांडित्य प्रदर्शन में नहीं कह रहा हूं ये बात, मैं बस ये कह रहा हूं कि कहीं भी पढ़ो एक बार बहुत ढंग से पढ़ लो, ताकि बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। चलिए
कितनी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ ली बच्चों? 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ ली। अब आइए 5वीं प्रॉपर्टी के बारे में आगे चलते हैं। आप लोग को मजा आ रहा है ना भाई? बोलो। 5वीं प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं और 5वीं प्रॉपर्टी हमारा है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब संपीड्यता एंड बल्क मॉडुलस। 5वीं प्रॉपर्टी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। बच्चों कंप्रेसिबिलिटी को हम प्रदर्शित करते हैं बीटा से, ये बी नहीं है, ध्यान देना, ये बीटा है, और ये बल्क मॉडुलस को हम लोग दिखाते हैं के से। अब हमें जानना है कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है और साथ ही साथ जानना है हमें कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। चलिए, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको इस चैप्टर में ये बता दूं कि पहले तो कंप्रेसिबिलिटी आता है और फ्लूइड पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि कंप्रेसिबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन वास्तविकता में इस टॉपिक पे सबसे अधिक चर्चा होगा बल्क मॉडुलस पे। लेकिन बल्क मॉडुलस को समझने के लिए उससे पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी पे। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बच्चों? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कंप्रेस होने की क्षमता, संपीड्यता कहते हैं हिंदी में इसको। क्या कहते हैं? संपीड्यता। अगर कोई फ्लूइड आप ले लीजिए, सिलेंडर पिस्टन में कोई फ्लूइड आप भर दीजिए, कोई फ्लूइड आप ले लीजिए, किसी सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में आप फ्लूइड वो भर दीजिए और यहां से आप फोर्स लगाइए, प्रेशर लगाइए, तो देखिए इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है ना। मान लीजिए इसका वॉल्यूम V है। जब आप यहां पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब आप यहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज ये हो सकता है कि जो वॉल्यूम था अंदर, ये वॉल्यूम चेंज हो जाए। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यही हो सकता है। यानी जो वॉल्यूम था V या जो वॉल्यूम था V1, वो वॉल्यूम कितना हो गया? V2। और अगर वॉल्यूम V1 से V2 होगा, इसका मतलब यहां डेल्टा V मिलेगा, और डेल्टा V कितना होता है? V2 माइनस V1। एक स्थिति यह बन सकती है, बहुत ध्यान समझिएगा। आपने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाने पर एक स्थिति यह हो सकती है कि वॉल्यूम जो V था या V1 था, जो वॉल्यूम V1 था या V था, इसे V1 ही मान लीजिए आप, जो वॉल्यूम V1 था वो V2 हो गया, और अगर V1 से V2 हुआ तो डेल्टा V मिलेगा। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, अगर प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन एक चीज क्लियर है कि यह स्थिति कहां मिलेगी? यह स्थिति मिलेगी गैसेस के कंडीशन में। कहां मिलेगी? गैसेस में। गैसेस की कंडीशन में क्यों मिलेगी? क्योंकि गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं बच्चों, वो संपीड्य होती हैं, उनको आप संपीडित कर सकते हैं। तो किनको आप संपीडित कर सकते हैं, किनको आप कंप्रेस कर सकते हैं? गैसेस को। या इसी बात को मैं यूं कहूं कि आप किसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर वो फ्लूइड जिसके वॉल्यूम में परिवर्तन हो जाए, जो जितना आयतन छेद करके घेर करके बैठा हुआ है, अगर हम प्रेशर लगाएं तो उसका आयतन बदल जाए, हम बढ़ाएं तो आयतन घट जाए, हम घटाएं प्रेशर तो आयतन बढ़ जाए, उसे हम कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट वहीं आएगा। लेकिन सारे फ्लूइड ऐसे नहीं होते हैं, ऐसी सुविधा केवल गैस में मिलेगी आपको। अगर मैं आपसे बात करूं लिक्विड का, और ये बोतल आपके सामने है, ये मान लीजिए 1 लीटर की बोतल है, बोतल सबको साफ साफ दिख रही है ना भाई? 1 लीटर की बोतल है, या और इसमें इतना पानी भरा है, देखो पानी भी साथ दिख रहा होगा। अगर मैं कहूं कि यहां पिस्टन लगा के प्रेशराइज किया जाए, तो ठूस ठूस के दबा दबा के
इस पानी को यहां तक नीचे ला करके कम कर सकते हैं क्या? ये वॉल्यूम जो V1 है या V है, क्या इस वॉल्यूम V1 को V2 कर सकते हैं क्या? क्या वॉल्यूम में किसी प्रकार का चेंज आप ला सकते हैं क्या? अगर मैं इसकी बात करूं, पानी की बात करूं, लिक्विड की बात करूं, तो वही चेंज आप गैसेस में ला दिए थे, क्या लिक्विड में भी यही चेंज ला सकते हैं क्या? बताइए मुझे आप लोग। आप कहेंगे नहीं सर, ये संभव नहीं है। लिक्विड में आप चेंज नहीं ला सकते हैं, यानी अगर इसी सिलेंडर पिस्टन में बच्चों, इसी सिलेंडर पिस्टन में, अगर इसी सिलेंडर पिस्टन में मैं क्या भर दूं, इसी सिलेंडर पिस्टन में मैं क्या भर दूं, लिक्विड भर दूं। अगर मैं इसी सिलेंडर पिस्टन में लिक्विड भर दूं और यहां का आयतन अगर V है, यहां का आयतन अगर V है, तो यहां इनिशियल आयतन यानी इनिशियल वॉल्यूम V भी होगा, यहां पर फाइनल वॉल्यूम भी क्या होगा, V होगा। यहां पर चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V होता है। डेल्टा V इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और दोनों सेम है, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V कितना हो जाएगा, 0। ये स्थिति कहां मिलेगी आपको, लिक्विड के केस में, क्योंकि लिक्विड्स में आप क्या कह सकते हो, लिक्विड्स में देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, इन द वॉल्यूम when the pressure is applied। जब प्रेशर अप्लाई होता है तो वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं होता भाई, और जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, वहां कंप्रेसिबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो आप कह सकते हो हेंस, हेंस लिक्विड्स आर, हेंस लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल मतलब इनमें किसी प्रकार की कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं मिलेगी। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, शुरुआत में आपको बताया, मैंने क्या बताया कि हम कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से डिनोट करते हैं, और कहा जा रहा है कि लिक्विड के केस में कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो लिक्विड्स के लिए अगर हम कहें फॉर लिक्विड्स, जब कोई कंप्रेसिबिलिटी मिलवे नहीं करेगी, तो क्या बीटा का मान 0 नहीं हो जाएगा? जेई का एक क्वेश्चन तैयार हो गया। लिक्विड्स के लिए बीटा का मान कितना होता है, 0। कैसे 0 हुआ, समझ में आया कि नहीं भाई? और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिमाग में ये रखना कि जब हम कंप्रेसिबिलिटी को चेक कर रहे हैं, हम उसे किस आधार पर चेक कर रहे हैं, हम उसे वॉल्यूम के आधार पर चेक कर रहे हैं। when we are checking the property of compressibility, how we are checking the property of compressibility, we are checking the property of compressibility on the basis of the change of volume when the pressure is applied on the piston or a fluid। हम किस आधार पर प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी नाम की प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं, वॉल्यूम के आधार पर कर रहे हैं। आपने देखा कि जब हम गैस के केस में जब हम वॉल्यूम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है, जब प्रेशर को घटाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम में परिवर्तन होना इस बात की सूचना देता है कि गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल है, इनकी कुछ न कुछ कंप्रेसिबिलिटी होगी, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी कुछ न कुछ होगी। मान लो कोई गैस ए है, कोई गैस ए है, तो उसके लिए बीटा ए का मान कुछ ना कुछ आएगा ना। बीटा ए का मान क्या आएगा, कुछ आएगा, बट आएगा ना भाई। क्या ये कुछ क्या हो सकता है, 2 × 10⁻³ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आएगा। इतना यूनिट हो सकता है ना। अभी यूनिट पढ़ाया नहीं इसका, तो इसलिए यूनिट लिख दे रहे हैं, अभी बताएंगे यूनिट क्या होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो बीटा की वैल्यू कुछ नहीं होगी, बीटा की वैल्यू 0 होगी। अगर समझ में बात आ गई हो तो थम्स अप करके बताएं। एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं। यहां से देखिए है पूरा डिटेल, यहां से ये डिटेल है। अब देखिए, अगर हम कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस को डिफाइन करें तो बीटा इज इक्वल टू होता है 1/k, और अगर k को डिफाइन करेंगे
तो K इज इक्वल टू होता है 1/बीटा, यानी कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कंप्रेसिबिलिटी डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा? 1/बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस डिफाइन करना चाहें तो 1/कंप्रेसिबिलिटी। एक दूसरे के उल्टा है। और आपने क्या जाना? आपने जाना कि लिक्विड्स के लिए कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड्स के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी बीटा की वैल्यू होती है वो 0 होती है। आपने क्या जाना? जो गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी बीटा की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस K फॉर लिक्विड्स। कह रहा है लिक्विड्स के लिए बल्क मॉडुलस का वैल्यू बताइए। A दिया 0, B दिया 1, C दिया 10 और D दिया 100। बताइए आंसर क्या होगा? D दिया नन ऑफ दीज। बताइए आंसर क्या होगा इसका? बताइए कौन सा आंसर सही है ABCD में? बताइए। कर दी आप लोगों ने भी वही गलती जो गलती होनी चाहिए थी। सावधानी हटी बच्चों, दुर्घटना घटी। ये गलती नहीं करना था। अरे भाई लोग, क्या पूछा है? के पूछा है, बल्क मॉडुलस के पूछा है, सब वही गलती कर रहे हैं। के पूछा है, के इज इक्वल टू 1/बीटा होता है, और किसका बीटा पूछा है? लिक्विड का। तो बीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो के 1/0 हो जाएगा, और 1/0 इनफाइनाइट आता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बीटा नहीं पूछा है, बीटा नहीं पूछा है, बल्क मॉडुलस पूछा है। के किसके लिए? लिक्विड के लिए। बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, के इज इक्वल टू क्या होता है? 1/बीटा। किसका के पूछ रहा है? के लिक्विड का पूछ रहा है, तो बीटा किसका लेंगे? लिक्विड का। बीटा लिक्विड का 0 होता है, तो 1/0 वैल्यू कितनी आएगी? इनफाइनाइट। हो गया ना मिस्टेक? बोलो भाई। इसीलिए जानबूझ के मैंने यहां नन ऑफ दीज आंसर दिया, जानबूझ करके मैंने आंसर नन ऑफ दीज दिया। अगर इसी सवाल का मैं ऑप्शन ये बना देता 0, 1, 10 और इनफाइनाइट, तो आपका ध्यान जरूर आकर्षित हो जाता कि हां डी सही, लगा लेते आप। मैंने जानबूझ करके इसका आंसर नन ऑफ दीज बनाया। क्यों बनाया? करना क्या है हमें? हमें आपसे वो सारी गलतियां क्लासरूम में ही करवा देनी है जिन गलतियों के करने की चांसेस एग्जाम हॉल में है। एक बार अब ये गलती हो गई ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। सो रहे हो रात में, कोई जगा के उठा के पूछे ये बताओ बल्क मॉडुलस कितना होता है लिक्विड के लिए? बोलोगे इनफाइनाइट होता है। हो गई ना बेइज्जती? एक बार गलती हो गई ना, अब कभी गलती नहीं होगा। तो जानबूझ के मैंने ये ऑप्शन बनाया। हमें जेई लेवल, देखो जेई निकालने का बहुत सिंपल फंडा है। जेई या एई निकालने का सिंपल फंडा है कि हमें जो क्वेश्चंस लगाना है, हमें जो थ्योरी पढ़नी है, हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो या तो एट जेई लेवल पढ़ना है या इसके एबव लेवल पे पढ़ना है। नीचे तो आना ही नहीं है भाई। तो जो गलतियां हो सकती थी यही करा लेना है आपसे। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, और आखिरी सवाल में तो कुछ ज्यादा ही मजा आया होगा। 1 नंबर का सवाल, क्योंकि देखिए +1 हो सकता था जो वो -1/4 हो जाता है भाई।
चलिए, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप को आज की क्लास में आनंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे तो और नए आनंद लेंगे। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। बच्चों, आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताया करिए, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप बता सकते हैं। बहुत जल्द यूट्यूब पे भी मैं क्लासेस लेने वाला हूं। थर्मोडायनेमिक्स का डेमो वीडियोस भी वहां आने वाला है। फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन सीरीज वहां आने वाले हैं। बहुत कुछ आपके लिए प्लान करता हूं। स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, बेटरमेंट के लिए जो कर सकता हूं वो जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।